नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। सर, अभी एक दिन पहले वो जो फाल्ता का पुष्पा हुआ करता था जहांगीर खान, जो अब पुलिस कस्टडी में है, जहां पर उसको रखा गया था, आप देखिए कैसे उसकी पत्नी की अगुवाई में हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई उसको छुड़ाने के लिए। क्या अभी भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे हैं? अभी भी इनके हौसले पस्त नहीं हुए, जबकि रोज इनको डंडे पड़ रहे हैं। अंजू जी, सोशल मीडिया के ऊपर जहांगीर खान की पुष्पा की पत्नी ने कॉल दिया और बहुत बड़ी भीड़ दक्षिण परगना के फाल्टा के पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी हो गई। इनका मकसद तो फिल्मी स्टाइल में ये विलन को उठा के लेके जाना था, मगर हो नहीं पाया। लोग ये अलग अलग प्रकार के हथियार लेके वहां पर इकट्ठे हो गए थे। पुलिस को मार के उनका इरादा तो जहांगीर खान को छुड़ा के लेके जाना था, क्योंकि पिछले 4 दिनों में 2 बारी जहांगीर खान की ये पुष्पा की ऐसी परेड हो चुकी है फाल्टा की। जो देखें, जिसके दृश्य देखे तो पता चले कि इसके पांव में जूते नहीं रहे, हाथ जोड़ता है, नमन करता है, बस खाली जय श्री राम बोलने का बाकी रखा था। और ये भीड़ को इतर बितर करने के लिए, ये भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने उन पे थोड़ा सा बल प्रयोग किया, तो लोग आजू बाजू के तालाब झील के अंदर कूद गए। तो पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी जी ने, मुख्यमंत्री ने तो बताया है कि 8-10 लोगों की तो पहचान हो चुकी है, उनको तो हमने पकड़ भी लिया है। दूसरे करीबन 30-40 को हम पकड़ेंगे, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये वही फाल्टा है जहां पर 21 मई को हुए उपचुनाव में जहांगीर खान को खाली 8,500 वोट मिले थे। मगर आज भीड़ तो देखो, भीड़ देखने से पता चलता है कि इनका इकोसिस्टम अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये इकोसिस्टम अब भी पड़ रहा है। ये फाल्टा तो एक नमूना है। अंजू जी, मेरा तो ये कहना है कि जहां 40% वोट और 80 सीटें मिली है, वहां ये गुस्ताखी करनी नहीं चाहिए प्रशासन को कि ये लोग ध्वस्त हो चुके हैं। ये अभी भी जिंदा है। और जब बात आती है कि हम इनका क्या करें, तभी न तभी वो कुछ ना कुछ करने को आमादा हो जाते हैं। जैसे कि जहांगीर खान की पत्नी ने ये एक प्रयोग किया, या उनसे करवाया गया, मैं तो ये कहूंगा उनसे करवाया गया। उनको कहा गया कि ये तोते का अंदर रहना ठीक नहीं है, अगर ये तोता ज्यादा वक्त पिंजरे में रहा तो वो राक्षस की जान चली जाएगी, और इसीलिए वो राक्षस को बचाने के लिए तोते को बचाना जरूरी है। और इसके लिए अंजू जी, ये पूरी इकोसिस्टम काम करती हुई आपको दिखती है। ये जो घटना है, ये घटना उसका प्रतीक है। सर, पिछले 4-5 दिन में 2 बार जहांगीर की परेड हुई है। एक बार तो बिना रस्सी के चल रहा था, दूसरी बार रस्सी बांध कर चल रहा था, नंगे पांव था, हाफ पैंट में था। तो जहांगीर के साथ पुलिस जिस तरह से पेश आ रही है, तो एक मैसेज तो अभिषेक बैनर्जी को जा रहा होगा ना, उसका तो राइट हैंड है, उसका तो तोता है ही। तो डर तो ममता और अभिषेक को यही लग रहा होगा कि तोता पिंजरे में धड़ाधड़ राज न उगल दे, और पुलिस भी चाहती है कि उसको इस तरह से दिखाकर एक संदेश अभिषेक बैनर्जी को जाए, ममता को जाए। संदेश ही पुलिस तो पहुंचा रही है, प्रशासन ये संदेश ही पहुंचा रहा है कि ये हश्र तुम्हारा भी होगा। मगर जब तक ये तोता बोलता नहीं, तब तक ये तोते की कीमत दोनों तरफ से बहुत बड़ी है। और इसमें ये जहांगीर खान ही फंसा है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो भी 2 नंबर का पूरा आर्थिक नेटवर्क था, मतलब जो वसूली का पूरा नेटवर्क था अलग अलग प्रकार का,
वो जहांगीर खान से होते हुए अभिषेक बैनर्जी के पास जाता। तो ये एक ऐसा तोता है जिसको पश्चिम बंगाल के बिगड़े हुए 2 नंबर के अर्थतंत्र की पूर्णता जिसको कहते हैं, कि अगर समझ लो 100 करोड़ रुपए की उगाही दिन में होती है तो वो उसकी पूरे की पूरी माहिती जहांगीर खान के पास रहती थी और फिर अभिषेक बैनर्जी के पास जाती थी। ऐसा कहा जाता था अंजू जी के तकरीबन 18 करोड़ की अभिषेक बैनर्जी की दिन की आमदनी थी जब ये शाहजादे बन के बैठे थे तब। और ये पूरा का पूरा पैसा फिर वो टोल टैक्स के जरिए, अनाधिकृत टोल टैक्स के जरिए लिया गया पैसा हो, कैटल स्मगलिंग से आया हुआ पैसा हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आया हुआ पैसा हो या प्रोस्टिट्यूशन से आया हुआ पैसा, ये सभी पैसे जहांगीर खान को पता था। इसीलिए कहते हैं ना कि राक्षस की जान तोते में थी, और ये एक ऐसा तोता है जिसकी अगर आपने डोक मरड़ दी तो अभिषेक बैनर्जी ये हो जाए। और दूसरी तरफ देखिए हो क्या रहा है, अभिषेक बैनर्जी ईडी में फंसा हुआ है, जाली सिग्नेचरों में फंसा हुआ है, उसके ऊपर केस की तो रफ्तार लगी हुई है, थम नहीं रही है। तो अंजू जी ऐसे में जहांगीर खान को बचाना ये एक इनका प्रयत्न था कि अगर ये भाग गया, फिर से भारत से भाग गया, बनाने में हम सफल हो गए तो हम बच जाएंगे। सर ये जहांगीर खान तो पहले भी इंडो नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था, ये तो नेपाल भागने की फिराक में था। और दूसरे, जब पूरे बंगाल में टीएमसी नेताओं की रोज पिटाई हो रही है, रोज उन पर अंडे पड़ रहे हैं, रोज उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसे में ये जो भीड़ वहां पर आई थी जहांगीर खान को फिल्मी स्टाइल में छुड़ाने के लिए, क्या ये माना जाए कि सिर्फ फालता की भीड़ थी, या जिन लोगों ने उसकी पत्नी से कहा कि ये हरकत करो, उन लोगों ने दूसरी जगहों से भी भीड़ को वहां भेजा होगा? बाहर से लोग तो आए होंगे निशंक, मगर आप ये बात भी ध्यान में रखिए, दर्शक को यह जानना जरूरी है कि उनको टीएमसी को भी खाली 80 सीट मिलने के बावजूद 294 में से 40% वोट मिले हैं। मगर इसका मतलब ये सीधा साधा होता है कि समाज के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो ममता और उसकी पूरी गिरोह को पूर्णतः मानते हैं, और ये भीड़ इसका एक नमूना है जो फाल्टा में दिखा। सर अभिषेक बैनर्जी जैसे सीआईडी के चक्कर काट रहा है, ईडी के चक्कर काट रहा है, हर रोज उसकी पेशियां हो रही हैं, ममता बनर्जी का नंबर भी लगने वाला है, लेकिन जहांगीर खान की गिरफ्तारी, इसकी पेशियां, इस पर भी तो बहुत सारे मामले हैं। तो अगर ये मुंह नहीं खोलेगा तो बात कैसे बनेगी सर? आखिरकार ये अपने आप को बचाने की कोशिश भी तो करेगा, भले ही अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड रहा है, तो ये तो पोल खोलेगा ही खोलेगा इन दोनों की, या नहीं? या पूरा इकोसिस्टम इसको किसी ना किसी तरीके से या तो अंदर खत्म कर देना चाहता है या वहां से भगाना चाहता है। इन लोगों की भीड़ में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो इसको मारने के लिए वहां से उड़ाने के चक्कर में होंगे। इसकी तो जान को भी खतरा हुआ ना। जहांगीर की खुद की जान को बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए बड़ा सिंबॉलिक है, जब उसकी 2 बारी 3 बारी परेड हो चुकी है तो पब्लिक में वो आपको लोगों को हाथ जोड़ के माफी मांगता दिखता है नंगे पांव। वहां शायद वो एक इशारा भी कर रहा है, जैसे आपने बताया कि काफी लोग उनकी जान के भी प्यासे पड़े हैं, भीड़ में वो लोग भी होंगे, क्योंकि ऐसी इकोसिस्टम जब ध्वस्त होने आती है तो सबसे पहले ऐसा मोहरा गिरता है कि जो वजीर का काम करता होता है वो इकोसिस्टम में, जिनको पूरे की पूरी जानकारी होती है, जिनके पास पूरा का पूरा फंड होता है। अभी ये जहांगीर खान, जब हम कहते हैं कि अभिषेक का राइट हैंड था, मतलब उसके पास पूरे पैसे की और पूरी हर चीज की जानकारी थी जो इलीगल काम 5-7 साल में हुआ। अभी ऐसी स्थिति के अंदर वो ये इकोसिस्टम वाले लोग वो तो वही सोचेंगे
कि हो सके तो उसको जिंदा उठा के हम भारत के बाहर भेज दें, फेंक दें। और अगर नहीं होता है तो किसी भी प्रकार से हमारा नुकसान बचाने के लिए ये जहांगीर नाम के तोते की जान लेनी पड़ेगी। पुलिस से खतरा नहीं है, पुलिस नहीं मारेगी उसको, प्रशासन नहीं मारेगा, क्योंकि प्रशासन को तो इनसे राज उगलने हैं। अगर वो बोल देता है तो इसके साथ में अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी दोनों की नैया डूब जाती है। अगर ये नहीं बोलता और खत्म हो जाता है तो इसमें फायदा किसका होगा? अभिषेक का, ममता बनर्जी का, उनकी करतूतों का। तो ऐसे में वो सिस्टम, जो इकोसिस्टम पला बड़ा है, वो भी सोच रहा होगा कि अगर हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते तो अंदर ही खत्म कर दें। ये जो उत्पात पश्चिम बंगाल के अंदर आजकल हो रहा है, ये दोहरा उत्पात है और ये दोनों तरफ से मारने वाला उत्पात है। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं किसी का मुंह बंद किया जाएगा, अगर मुंह बंद नहीं हो सकता तो उसका गला काट दिया जाएगा। और ये चीजें आपको होती हुई लंबे वक्त तक पश्चिम बंगाल में दिखेगी, तभी जाके ये सब शांत होगा। हाँ जी सर, दूसरी तरफ बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि एक तरफ तो जहांगीर खान की पत्नी थाने पहुंच गई भीड़ लेकर उसको छुड़ाने के लिए, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी आम लोगों के अधिकारों के लिए, हॉकर्स के अधिकारों के लिए सड़क पर उतर गई। ममता को अगर इतना ख्याल होता आम जनता का तो उनका ये हाल तो होता ही नहीं। वो तो हवा के घोड़े पर सवार थी पिछले 15 साल से। तो अब ये बदलाव क्यों? अब ये बदलाव इसके लिए, जी सीधा जवाब दे इसका तो, कि उनकी टीएमसी बची नहीं। तृणमूल कांग्रेस के नाम पे खाली ममता बनर्जी के पास अपना भाईपो बचा है, किसी और के ऊपर वो जरा भी विश्वास नहीं कर सकते। और उसको अपने दिमाग में अब भी वो गुरूर है कि वो स्ट्रीट फाइटर है, वो कहीं भी लड़के बाहर निकल आएगी। तो अब जो हॉकरों को, जो बाहर से आए हुए लोगों को उन्होंने अनाधिकृत तौर पे बंगाल के अंदर और कोलकाता के अंदर जो म्युनिसिपल या राज्य सरकार की जमीन है उस पर बसाया था, उनसे वो अपना हक मांग रही है कि आप मेरे साथ चलो और मुझे बचाओ। तो आपको जो दिख रहा है ना हॉकर्स वाला, वो यही दिख रहा है जी। यानी कि सीधे सीधे ममता बनर्जी, जिनको लगता है कि नंदीग्राम में वो सड़क पर उतरी थी, स्ट्रीट फाइटर बनी थी, फिर सत्ता पर आई, तो अब जब सब कुछ लुटा दिया है तो वापस सड़कों पर आ गई है, वापस स्ट्रीट में लौट आई है कि मैं फिर से स्ट्रीट फाइटर वाली अपनी इमेज बनाऊं। लेकिन ये अचानक से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो पिछले करीब करीब 1 महीने से तो सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे हवा उनके खिलाफ हो गई है, वो अचानक से उनमें इतना जोश कैसे भरा है? क्या कोई नया टूल किट काम कर रहा है इस वक्त? टूल किट से ज्यादा ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, मैं कहूंगा अंजू जी। अपने आप को वजूद में कायम रखने की एक तमन्ना। टूल किट तो होता ही है, बचने के लिए इनके प्रकारेण आप हर एक प्रयत्न करते जाते हैं। आपको पता है कि मैं खड्डा खोद रहा हूं तो आप बचने के लिए और गहरा खड्डा खोदते जाओगे और अंदर के अंदर घुसते जाओगे। आज एग्जैक्टली ये हॉकर्स का इश्यू, जैसे आपने उल्लेख किया, मैं आपको बताऊं, अभिषेक बैनर्जी एंड कंपनी ने कोलकाता और हावड़ा जैसे स्टेशनों के ऊपर प्लेटफॉर्म की 2 इंच जगह भी बाकी नहीं रखते हुए हॉकर्स को अनाधिकृत रूप से वहां स्टॉल लगा दिए उनके। आज वो हॉकर्स वहां पे कमा के बाहर जाके स्टेशन के बाहर निकल के रेस्टोरेंट बना रहे हैं। अभी वो हॉकर्स उनके साथ में जाके खड़े तो रहे, मगर क्या वो हॉकर ने टीएमसी को वोट दिया था? शायद 100 में से 50 ने नहीं दिया था, और जो 50 ने दिया था वो अनाधिकृत तौर पे भारत में घुसपैठ करके आए थे। अभी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मैं बड़े बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोलकाता सहित जो भी ऐसे हॉकर्स हैं उनको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बुक करूंगा।
और 2 या 4 को एग्जाम्पल बना के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई एक बार, तो फिर कौन जाएगा वहां पर? तो ये जो हॉकर्स वाला परसेप्शन खड़ा करने की, स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज को फिर से लाने की एक परसेप्शन खड़ा करके ममता बनर्जी जिस तरह से फिर से खड़ा होना चाहती है, वो एक प्रयत्न हो रहा है। और यह प्रयत्न अगर अभी हो गया और सफल हो गया तो ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि फिलहाल पश्चिम बंगाल की आधे से ऊपर की प्रजा ममता बनर्जी को नकार के वहां पर दूसरी सरकार स्थापित कर चुकी है। ऐसे में अगर 80 सीट होते हुए ममता बनर्जी एक विपक्ष की नेता होने का अपना वजूद प्रस्थापित नहीं कर पाएगी तो उनके पास बचेगा क्या? क्योंकि टीएमसी हारने के बाद आप जब देखोगे तो आधे से ऊपर के उसके एमएलए तो दूसरी तरफ जाके बैठे हुए, मतलब अलग जाके बैठे हुए हैं, अपनी वो ममता बनर्जी को अपना नेता स्वीकार नहीं करते। अभी ऐसे में एक तरफ उनको अपने तोतों को बचाना है तो हिंसा आचरनी पड़ती है, उसके लिए बाहर से इकोसिस्टम और बाहर से मदद लानी पड़ती है। और वो बाहर से मदद मतलब उत्तर प्रदेश से नहीं आती है, वो मदद सरहद पार बांग्लादेश से ही आती है। वो बात को एकदम सुनिश्चित कर लेना चाहिए। और पश्चिम बंगाल सरकार, शुवेंदु अधिकारी जब कह रहे हैं कि मैं अलग अलग न्याय संहिता और भारतीय संप्रभुता के आधार पर इन लोगों के ऊपर बुक करके कार्यवाही करूंगा, इन लोगों पर एफआईआर करके कार्यवाही करूंगा, तो हमें ये मान लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ममता बनर्जी के लिए ये बहुत जरूरी है अंजू जी कि वो सड़कों पे आके अपने आप को स्ट्रीट फाइटर दिखाए। और दूसरी बात कि जब आपको खतरा होता है, जब आपको सतत डर होता है कि अब अभी आके पुलिस मुझे पकड़ लेगी, अभी आके एनआईए वाले मुझे पकड़ लेंगे, अभी आके ईडी वाले मुझे पकड़ लेंगे, ऐसी स्थिति में कोई भी स्मार्ट पॉलिटिशियन, स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन हमेशा रास्तों पे गलियों में निकल आता है कि अगर एनआईए को मुझे पकड़ना ही है तो वो पब्लिक में पकड़ना पड़ेगा, ईडी को मुझे पकड़ना ही है तो पब्लिक में पकड़ना पड़ेगा, जबकि जहां पर वो मुझसे कोई दादागिरी या मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे। देखिए ये बहुत लंबी सोच है कि जो बड़े मजे हुए पॉलिटिशियंस करते हैं, और ममता बनर्जी ये चीजें करती आई है। मुख्यमंत्री बनने के पहले के उनके 10 साल के राजकीय इतिहास को हम देखें तो ये हथकंडे ममता बनर्जी अपनाती आई है। और आज जब कांग्रेस के साथ में उसका कोई समझौता होने को लगता नहीं है जी, तब ये हरकतें उसको, अगर पश्चिम बंगाल के राजकारण के अंदर प्रस्तुत रहना है तो ये हरकतें करनी पड़ेगी। और अभिषेक बनर्जी कर नहीं पाएगा, उसमें वो कुवत नहीं है, तो ममता बनर्जी ये कर रही है। सर, ममता बनर्जी को तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी का जो राइट हैंड है, इधर अभिषेक का राइट हैंड जो है जहांगीर खान, उसकी क्या दुर्गति हो रही है, और ममता बनर्जी का राइट हैंड फिरहाद हकीम जो कोलकाता का मेयर होता था, आजकल वो क्या कर रहा है? एक तो उसने मेयर के पद से इस्तीफा दे दिया था, दूसरे 2 दिन पहले वो शुवेंदु अधिकारी के साथ डिनर कर रहा था, 2.5 घंटे तक उसकी मुलाकात चली है शुवेंदु अधिकारी के साथ। और इसका एक नेगेटिव मैसेज भी जा सकता है और इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी हो सकती है। नेगेटिव मैसेज भी जा सकता है। आज जिस प्रकार का जनमानस है, आज जिस प्रकार का लोगों का वर्तन है कि वहां बम से ज्यादा खतरनाक बमबाजी नहीं चल रही, अंडेबाजी चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। अंडे का शिकार अभिषेक भी हो चुका है। ऐसी में फिरहाद हकीम जो कोलकाता के मेयर के पद पे बिठा दिया गया, मैं ये कहूंगा, जो पद कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से सम्मानित था, वहां पर फिरहाद हकीम को भद्रों के ऊपर बैठा के ममता बनर्जी ने उनका उपहास किया था।
और वही फिरहाद हकीम के साथ में अगर शुवेंदु अधिकारी 2.5 घंटे पब्लिक में दिखेंगे, भले ही मकसद कुछ भी हो, मैसेज गलत जा सकता है, उसे अवॉइड करना चाहिए था। ये हमेशा ये बात का भाजपा के जो भी नेतागण हैं उनको ये ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की मान्यता और परसेप्शन, लोगों के सामने ऑप्टिक्स बहुत सही रखना बहुत जरूरी है। अभी फिरहाद हकीम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट की बात में मैं शुवेंदु अधिकारी के साथ में हूं ऐसा कहता है। उसने जो कहा, जो एक मंच साझा किया 2.5 घंटे तक, वहां पर उसने कहा कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विकास के लिए हम शुवेंदु अधिकारी के साथ में हैं, ऐसा उसने कहा ऑफिशियली, इन्वर्टेड कॉमास में ऐसा कहे हम तो। मगर क्या पश्चिम बंगाल के लोग ये चिकनी चौपड़ी बातें सुनने को तैयार है? क्या वो फिरहाद हकीम को माफ कर देंगे? इसके पास भी ममता बनर्जी के सारे राज हैं और इसने भी अरबों की अवैध संपत्ति कलकत्ता में और बंगाल में बनाई है, तो इसका नंबर भी लगेगा। क्योंकि लोगों के बीच में ये नैरेटिव चला जाता है ना सर, कोई 2.5 घंटे अगर डिनर के बहाने सीएम के साथ बैठा है तो कल को कह सकता है देखिए मेरे तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और वो ये कोशिश कर रहा हो कि वो किसी भी तरह की कार्रवाई से बच जाए। ये इस वक्त अपने आप को बचाने में तो फिरहाद हकीम भी लगा हुआ है ना, क्योंकि सबसे पहले तो उसने भी ममता का साथ छोड़ा, नहीं तो ममता अगर स्ट्रीट पर है तो ये भी उसकी बगल में होता था। कोई भी तस्वीर देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के राइट साइड होता था और यही कहता था कि कलकत्ता मिनी पाकिस्तान बनेगा, यही कहता था कि बंगाल में जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उर्दू होनी चाहिए। तो जो इस तरह की बातें करता था सर, वो बहुत बड़ा राजदार तो ममता का है और उससे सारे राज निकलवाना एक चैलेंज भी है शुवेंदु अधिकारी के लिए। खुद वो टीएमसी में रह चुके हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो भले ही उससे बहुत सारे राज निकलवाए जाएं, ममता बनर्जी के लिए दिक्कतें खड़ी की जाए, लेकिन एक नैरेटिव जो लोगों के बीच में जाता है, जो एक मुलाकात के बाद लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी के गलबैया हो रहा हो। तो इन चीजों से मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की नई नवेली सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि बीजेपी खुद कह चुकी है कि किसी भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता को एंट्री नहीं दी जाएगी बीजेपी में। तो अगर उनको एंट्री बीजेपी में नहीं दी जा रही तो उनको एंट्री सीएम ऑफिस में भी नहीं मिलनी चाहिए, होना तो ये चाहिए। ये जहां तक अंजू जी ये बात है ना कि सीएम ऑफिस में मुलाकात हुई, उसको अधिकृत तौर पे समर्थन नहीं मिला है, मगर ऐसी चीजों को कभी अधिकृत तौर पे समर्थन नहीं दिया जाता है। मगर ये बात भी सही है कि ये फिरहाद हकीम ने उसके 2-4 जो समर्थक जो एकदम नजदीक वाले बचे हैं, उसके साथ में शुवेंदु अधिकारी के साथ में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ में कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में स्टेज शेयर किया है। और वहां भी काफी लंबा समय, मतलब 2-3 घंटे वो लोग साथ में थे और वहां पर अधिकृत तौर से उन्होंने कहा है। अभी ऐसी स्थिति में बात एक ही बचती है, जैसे आपने कहा ना कि उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कहता है, जो ऐसा कहता है कि मिनी पाकिस्तान बना दूंगा, तो ये जमायत उलेमा का ट्रेंड है। अभी कभी कभी धुरंधर बनाने के लिए हमारे यहां ये गवर्नमेंट थोड़ा कैसा समझती है कि धुरंधर बनाने के लिए आपको दुश्मन के नेटवर्क को पेनिट्रेट करना पड़ता है, अंदर घुसना पड़ता है। मगर आज के जमाने में लोकशाही में राजकारण के अंदर आप अगर ऑप्टिक्स गलत करोगे और ये खबर सही निकली, ये खबर मान ली जाए कि 2.5 घंटे अगर आप डिनर करते हो, एक डिनर पे मिलते हो, मतलब आपके पर्सनल ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, तभी जाके आप किसी के घर में डिनर करोगे। अभी इन चीजों से ये भाजपा के नेताओं को आजकल दूर रहना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति के अंदर पश्चिम बंगाल में जो स्थिति निर्मित हुई है, उसके अंदर अगर समझ लो एक दाग और एक शक की सुई नए मुख्यमंत्री के ऊपर या उनके डेप्यूटीज के ऊपर या किसी और भाजपा के सदस्य के ऊपर आ गई, तो फिर इसका कोई तोड़ नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
ये इन चीजों से बहुत बचकर चलने की जरूरत है। ऐसे दागी लोगों को कम से कम सीएम ऑफिस में क्या, उनके घर में भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी को ख्याल रखना पड़ेगा। सर, अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर आगे चलकर क्या होता है। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय।